कि देशी गाय बॉस इंडिकस और विदेशी गाय जैसे होल्स्टीन बॉस टॉरस, इन दोनों में क्या भेद है? और आपने सारे भेद अभी मालूम कर लिए गए। इसके और एक मानक है कि विदेशी गाय क्यों नहीं चाहिए। ये तो आपने सुन लिया कि दोनों में भेद क्या है, जर्सी होल्स्टीन गाय कैसी नहीं है, खतरनाक प्राणी कैसा है, उसके मानवीय स्वास्थ्य पर क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसके दूध के पर्यावरण का क्या नुकसान होता है, सब आपने सुन लिया। हमारे सामने जो समस्याएं आन पड़ी हैं मानव के सामने, उनका हल क्या देशी गाय के गोपालन में हम खोज सकते हैं? इस पर चर्चा बहुत आवश्यक होगी। अभी खाद्य सुरक्षा, फूड क्राइसिस एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरी दुनिया में है। सारी दुनिया के राष्ट्रों के अध्यक्ष, पंतप्रधान अंदर से हिल गए हैं कि बढ़ती जनसंख्या को कैसे खिलाए। दूसरी समस्या है वैश्विक तापमान वृद्धि और वायुमंडल में होने वाले बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तीसरी समस्या है युवाओं का स्थलांतरण ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ। और चौथी सामाजिक समस्या है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 200 एकड़ का किसान का लड़का अकेला, जिसके पास उर्वरा भूमि है 200 एकड़, जो चाहिए सब है, लेकिन बोलता है मैं खेती नहीं करूंगा, शहर में जाकर चपरासी की नौकरी करूंगा। क्यों सोचता है? उसको मालूम है खेती करूंगा तो आत्महत्या करना पड़ता है, सम्मान नहीं है, तो क्यों करेगा खेती? रासायनिक कृषि करेगा तो घाटा आएगा, और जैविक तो रासायनिक से भी खतरनाक है, उससे तो ज्यादा घाटा आएगा, चौगुनी महंगी है, विनाशकारी है, क्यों करेगा खेती? और कोई बाप किसान अपनी लड़की किसान के लड़के को ब्याह कर देना नहीं चाहता। एक बड़ी समस्या पूरे देश में फैल रही है। 40 साल के लड़के बिन ब्याहे हैं। और मैं कहता हूं कोई किसान लड़की क्यों दे किसान के लड़के को? क्या कोई बाप चाहता है कि अपनी बेटी विधवा हो, यानी क्या बोलते हैं उसको, जो पति मरने के बाद विडो, हाँ हिंदी में विडो कहते हैं, हिंदी में विडो कहते हैं। और क्योंकि उसको मालूम है ये आत्महत्या जरूर करेगा। ये सामाजिक समस्या के तरफ कोई भी ख्याल नहीं दे रहा है। आत्महत्या करता है क्या? 5 लाख रुपए दे दिए, मेरी समस्या छूट गई। ऐसा कभी होता है कि 5 लाख रुपए दे दिए, हमने बहुत बड़ा काम किया, समस्या हल है 5 लाख रुपए क्या? खेती घाटी की है, कर्जा बढ़ रहा है साहूकारों का, बैंक का, बैंक वाले जब्ती लेकर आए हैं, AK-56 लेकर जब्ती डाल रहे हैं, डाका डाल रहे हैं दिन दहाड़े। इज्जत नीलामी हो रही है, क्या करेगा? आत्महत्या नहीं करेगा। और उसका दूसरा पक्ष भी है,
साथियों, ये जो सामाजिक समस्या है, जब तक इसका हल नहीं निकालेंगे समस्या वही से वही और गहराई जाएंगी और गहराई जाएंगी। मैंने जो अभ्यास किया है आत्महत्या करने वाले किसान परिवार को, चाहे केरला के इडुक्की और वायनाड जिले हो जहां ज्यादा से ज्यादा आत्महत्या हो रही है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर का एरिया हो 6 जिलों का, पंजाब का कपास उत्पादक एरिया हो, उत्तर कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, यानी विदर्भ और मराठवाड़ा, जहां आत्महत्या हो रही है वहां मैं 2 बातें देख रहा हूं। एक तो कर्जा इतना बढ़ता है कि दे नहीं पाता, जब्ती आती है, इज्जत नीलामी होती है, आत्महत्या करता है। और दूसरी बात, बेटी की शादी कैसे करूं? बेटी जवान हो गई है, शादी करना है, पैसा कुछ भी नहीं, कर्जा बहुत है, कोई देने वाला नहीं है, बैंक नजदीक नहीं आने देता, पड़ोस के रिश्तेदारों के पैसे पहले ही ले लिए है, क्या करेगा? जब उसको मालूम पड़ता है कि आत्महत्या करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो उसकी मानसिकता क्या होगी? आत्महत्या करे और बेटी की शादी धूमधड़ा कैसे करे? ये क्या तरीका है? जड़ के तरफ जाना महत्वपूर्ण है। मैंने कल बताया था आपको कि आत्महत्या क्यों हो रही है, जड़ क्या है, उसका निराकरण क्या है। 7 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो जीरो बिल खेती करता हो आत्महत्या की हो, एक भी नहीं है। हमने सिद्ध कर दिया है कि तरीका यही है, तरीका यही है। महाराष्ट्र सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों को साइकोलॉजिकल पेशेंट समझते हैं और मानव स्वास्थ्य की ये टीम लगाई है। गांव में बताया जाएगा कि जो जो किसान आत्महत्या करेगा हमारे पास आइए, हम आपको उपदेश देंगे, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे। किसान पागल हो गए क्या? समस्या क्या है, उपाय क्या बता रहे हो? इसका मतलब है सही दिशा में हम नहीं जा रहे, सही दिशा में नहीं जा रहे। इसका हल एक ही है, वो जीरो बिल खेती, दूसरा उपाय हो सकता नहीं। दृश्य आप देख रहे हैं, मराठवाड़ा में भयावह दुष्काल अकाल है, भयावह अकाल महाराष्ट्र में। ये पड़ोस का रासायनिक का सोयाबीन सूख गया है, पड़ोस का अनाज सूख गया है, पड़ोस की मौसमी सूख गई है, पड़ोस का कपास सूख गया है, जीरो बजट का वही के वही खड़ा है, हरा भरा है, फलों से लदा हुआ है। ये हमने YouTube पर डाल दिया है, अपलोड किया है, कोई भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, किसान को मिल सकता है, उससे बात कर सकती है, कोई भी जा सकता है, खुलेआम है, हमारा ट्रांसपेरेंसी है। अकाल में भी टिक कर रहने की क्षमता, अकाल से ही कर्जा बढ़ता है, उपज नहीं मिलती, कर्जा बढ़ रहा है, क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। अकाल में भी टिक कर रहने की क्षमता जीरो बेज खेती में। और सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, वैश्विक तापमान वृद्धि और वायुमंडल में होने वाले बदलाव। इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। इसका हल भी यही है, जीरो बजट खेती है, दूसरा हल हो ही नहीं सकता। ये क्या मार रहा है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? किस खेत की जड़ी बूटी है? हमारे गांव के किसान हमें पूछते हैं कि क्या बात है, बहुत सुन रहे हम प्रसार माध्यमों में। इसके पर भी हमें थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ठेठ विषय जुड़ा है। क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी हमारी तरफ आती है, सूरज की रोशनी में जो ऊर्जा आती है वो फोटॉन कण के रूप में आती है। ऊर्जा के साथ साथ कुछ विकिरण भी आते हैं, रेडिएशन भी आते हैं, जो खतरनाक होते हैं मानव स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए और हमारी खेती के लिए भी।
फसलों के लिए भी। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, अति नील किरण है, बहुत खतरनाक है। अगर वो सूरज की रोशनी के साथ ये अल्ट्रावायलेट रेज यानी अति नील किरण सीधा पृथ्वी तक आते हैं, शरीर पर गिरते हैं मानव के, तो हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है, चर्म रोग होते हैं, इतना ही नपुंसकता भी बढ़ती है। जो हम देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, इश्तिहार देखिए पेपर में, आपको मालूम पड़ेगा। जब फसल पर गिरती है तो फसल की प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है, नई नई बीमारी आती है, नई नई कीट आते हैं, उपज भी घटती है। मैं कपास उत्पादक हूं, बचपन से कपास उत्पादन करता हूं, न जाने कितने सालों से हमारे खेत में कपास की खेती होती आ रही है। मैंने कभी भी कपास पर मिलीबग नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, बचपन से देख रहा हूं। लेकिन ये 5 साल से मिलीबग एक आम बीमारी बन गए, आम कीट बन गए, जब से बीटी आया है। क्योंकि प्रतिरोध शक्ति और एक्सेप्टर्स टू द इंसेक्टिसाइड, ये अलग तरह का जेनेटिक इंजीनियरिंग है चल रहा है। ये अति नील किरण जो आ रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेज, इसका दुष्परिणाम मानव पर, पर्यावरण पर और फसलों पर न पड़े, वनस्पतियों पर न पड़े, इसलिए भगवान ने एक व्यवस्था की है। हमारे वायुमंडल के ऊपर एक ओजोन वायु का स्तर खड़ा कर दिया है। ये ओजोन वायु क्या करता है, अति नील किरण को रोकता है, सोख लेता है, और शुद्ध सूरज की रोशनी कहां आती है, हमारे ऊपर। ये ओजोन वायु बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। कौन है, बॉर्डर सीमा सुरक्षा दल, बिल्कुल नहीं आने देगा। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को मालूम पड़ा कि वो ओजोन का जो स्तर है उसको बड़े बड़े छेद हो रहे हैं, ये खंडर क्षेत्र, इतने विशाल क्षेत्र, ओजोन खत्म होने जा रहा है। बड़ी चिंता होने लगी वैज्ञानिक क्षेत्र में। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यूनो कहते हैं, उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया इसकी खोज करने के लिए इसके पीछे क्या कारण है। उस कमेटी का नाम है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। दुनिया के माने हुए वैज्ञानिक, दुनिया के माने हुए न्यायाधीश, दुनिया में माने हुए एक्टिविस्ट, 1000 उसके सदस्य हैं। और उस समय सौभाग्यवश डॉक्टर राजेंद्र पचौरी उस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने खोज की कि क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग के पीछे, और खोज के बाद उसका समीक्षण किया, परीक्षण किया, और बाद में हर 3 महीने उनकी रिपोर्ट छपती है। वो रिपोर्ट कहती है कि अगर इसको रोका नहीं गया ग्लोबल वार्मिंग को, तो फसल की जो उपज शक्ति है वो धीरे धीरे घटती जाती है, निरंतर घटती जाती है, नई नई बीमारी आएगी, मानवीय स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, पर्यावरण का विनाश हो जाएगा। ये मैंने करा हूं, IPCC की रिपोर्ट कह रही। साथियों, ये ओजोन कैसे खत्म हो रहा है, आपके मन में सवाल होगा। ओजोन वायु को खत्म करने वाले कुछ हरित गृह वायु है, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। उनमें 4 बहुत प्रमुख है। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, और चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस। उसकी नई जनरेशन आई है SPSC, यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो CFC है, जो अतिरिक्त भोगवादी जीवन शैली है, उसका परिणाम है। AC में सोना, AC में खाना, AC में सोना, AC में घूमना, AC में मरना, ये इसके लिए कारण है। फ्रिज का उपयोग इसके लिए कारण है, परफ्यूम लगाना इसके लिए कारण है। लेकिन पहले जो 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, विशाल मात्रा में 2 क्षेत्र उसको छोड़ रहे हैं हवा में। एक तो कृषि क्षेत्र और दूसरा उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र, रासायनिक खेती में 2 रासायनिक पद्धतियां इसके लिए कारण है। एक है रासायनिक कृषि और जैविक कृषि।
जैविक कृषि। साथियों, आप जब गन्ने की कटाई होती है, गेहूं की कटाई होती है, धान की कटाई होती है, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में घूमे आपको क्या मालूम पड़ेगा? आकाश में क्या है? धुआं ही धुआं है, क्योंकि सारे अवशेष क्या करते हैं? ये धुआं माने ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ऊपर जा रहा है और वहां संग्रहित हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, संग्रहित हो रहा है। कृषि वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? विनाश की तरफ ले जा रहे हैं समाज को। इतना ही नहीं, अगर आप रासायनिक कृषि से पैदा हुआ चारा गाय बैल भैंस को खिलाते हैं और जब उस गाय का बैल का गोबर गौमूत्र बाहर निकलकर विघटित होता है, विशाल मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड हवा में चला जाता है। जब आप रासायनिक कृषि से पैदा हुआ खाना खाते हो, आपके विष्ठा और गौमूत्र के मूत्र के विघटन से भी विशाल मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड हवा में चला जाता है। रासायनिक कृषि बहुत बड़ा कारण है। संकर बीज निर्माण करने वाले उद्योग, रासायनिक खाद निर्माण करने वाले उद्योग, कीटनाशक दवा निर्माण करने वाले उद्योग, जोताई के लिए ट्रैक्टर उपयोग करने वाले उद्योग विशाल मात्रा में धुआं छोड़ रहे हैं आसमान में। ये धुआं माने ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। खाद की धुलाई, कीटनाशक दवाओं की धुलाई, ट्रक ट्रैक्टर और सारे रेल जो सेवाएं लगती है वो भी धुआं छोड़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इनके इंडस्ट्री के लिए जो बड़े बड़े कारखाने बनाना है, उसके लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, इनके कारखाने भी विशाल मात्रा में धुआं छोड़ रहे हैं। यानी पूरी ये सिस्टम रासायनिक कृषि की कितनी कारण हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ख्याल में रहे। अनावश्यक, विनाशक। जितनी जवाबदेह है ये रासायनिक कृषि है, उससे ज्यादा जवाबदेह ये जैविक खेती है। मैंने कल बताया था आपको, दोबारा बताऊंगा कि जब आप गोबर का खाद डालते हो ट्रक ट्रैक्टर से, ये कंपोस्ट डालते हो, फर्मी कंपोस्ट डालते हो, उसमें 40% जैविक कार्बन होता है। जैसे ही हवा का तापमान 28° के ऊपर बढ़ने लगता है, ये कार्बन मुक्त होने लगता है, और जैसे 36° के ऊपर टेम्परेचर चढ़ता है, ये सारा 40% कार्बन मुक्त होता है। हवा में प्राणवायु से उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है और कार्बन वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड माध्यम से हवा में चला जाता है, साथ में नाइट्रस ऑक्साइड भी जाता है और मीथेन भी जाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक जैविक कृषि है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सहायक। क्यों नहीं सोच रही ये वैज्ञानिक दुनिया इसके बारे में? साथियों, पुनर्विचार करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाता है, वो खत्म नहीं होता, 120 साल वहां रहता है, 120 साल। जब मीथेन जाता है तो 20 साल वहां रहता है, खत्म नहीं होता, और पूरे ओजोन को क्या करता है? खत्म करता है। ओजोन के 3 अणु होते हैं एक रेणु में, ये 3 अणु के 2 अणु बनते हैं, ओजोन खत्म होता है। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? खेती के नाम पर। इतना ही नहीं, ये गन्ना आपका, ये धान की खेती पर्यावरण को बिगाड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। आप बोलेंगे धान की खेती का क्या संबंध? सीधा संबंध है। जहां भी आप पानी भरते हो, जापानीज मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, क्या बोलते हो उसको आप? रोपाई पद्धति है ना? हाँ, धान की खेती में पानी भरते हो, गन्ने को पानी देते हो ज्यादा, क्योंकि बोला जाता है गन्ने को ज्यादा पानी चाहिए। ये गलत है, झूठ है, अब तक गुमराह किया उन लोगों ने। सरासर झूठ है कि गन्ने को पानी चाहिए, गन्ने को धान को पानी चाहिए, गलत है, बिल्कुल गलत। जब आप पानी देते हो, पूर्व फसल के औषध जो होते हैं अंदर वो सड़ने लगते हैं, और मीथेन विशाल मात्रा में निर्माण होता है, हवा में जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड विशाल मात्रा में निर्माण होता है, हवा में जाता है। कौन जवाबदेह है?
इतना ही नहीं, ये जर्सी होल्स्टीन उच्च वास से विशाल मात्रा में मीथेन छोड़ती है, ये जर्सी होल्स्टीन, क्योंकि बंदी है, एक साथ बंदी है, कॉन्स्टिपेशन होता है उसको, और मीथेन की निर्मित होती है। इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए और वायुमंडल में बदलाव लाने के लिए जो कारण है ग्रीन हाउस गैसेज, सबसे ज्यादा उत्सर्जन रासायनिक कृषि से हो रहा है और जैविक खेती से हो रहा है। अगर भारत सरकार कोपेनहेगन समिट में कमिटमेंट देती है, एक दायित्व देती है कि भाई हम 23% कार्बन को घटाएंगे, कैसे घटाएंगे? अगर आपका दावा निभाना चाहते हैं तो आपको पहले काम करना होगा, रासायनिक कृषि और जैविक कृषि पर बैन लगाना होगा, क्योंकि ज्यादा उत्सर्जक है। इस पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। साथियों, जीरो बजट खेती में 1 ग्राम भी उत्सर्जन होता नहीं, क्योंकि मेरी विधि में 1 ग्राम भी रासायनिक खाद डालना नहीं, गोबर का खाद डालना नहीं, कंपोस्ट नहीं, वर्मी कंपोस्ट नहीं। इसका मतलब है उत्सर्जन का सवाल ही नहीं। जो भी काष्ठ पदार्थ है, फसलों के अवशेष, हम जलाते नहीं, क्या करते हैं? बिछावन के रूप में बिछाते हैं, बिछावन के रूप में बिछाते हैं। तो उत्सर्जन का सवाल कहां आता है? सवाल कहां आता है? इतना ही नहीं, हम मोनोक्रॉप नहीं लेते, एक के ऊपर पंचस्तरीय व्यवस्था खड़ी करते हैं। आखिरी दिन बताऊंगा मैं, कल शायद कल परसों विषय हो जाएगा। एक के ऊपर अनेक फसलें, पंचस्तरीय 5 लेयर सिस्टम। तो क्या होता है, जो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड होता है हवा में, सोखने का काम ये सारी हमारी पंचस्तरीय व्यवस्था करेगी। जब हवा में 10 लाख हिस्सों में 280 से लेकर 300 हिस्से यानी 300 ppm कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत बढ़िया चलती है, बहुत बढ़िया चलती है। खाद्य निर्मित पत्तों में बहुत बढ़िया चलती है। लेकिन अगर उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में संकलित होता है तो कार्बन एसिमिलेशन यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया अवरुद्ध होती है। और मापा गया है कि जहां इंडस्ट्री है वो तो 500 ppm तक गया है, जहां इंडस्ट्री नहीं है, रासायनिक कृषि है, वहां भी 350-400 ppm 450 ppm तक चला गया है। ये जलाने की बात, वर्मी कंपोस्ट, रासायनिक खाद और गोबर का खाद डालने की बात, ये जवाब दे। देशी गाय 1 ग्राम भी उत्सर्जन नहीं करती। जीरो बजट खेती में अगर आपके पास 30 एकड़ खेती है, एक देशी गाय है, तो कितने एकड़ की? 30 एकड़ खेती करते। काय के लिए चाहिए इतनी सारी गाय? काय के लिए चाहिए? मैंने कल कैलकुलेशन बताया था कि अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो 1 एकड़ के लिए 10 गाय चाहिए। 35 करोड़ एकड़ भूमि है हिंदुस्तान में, 350 करोड़ गाय चाहिए। हमारे पास केवल 8 करोड़ गाय हैं देशी नस्ल की, असल 100% प्योर। यानी हमें चाहिए 350 करोड़, हमारे पास कितनी है? 8 करोड़। सपने भी जैविक खेती का विचार नहीं हो सकता, सपने भी नहीं। लेकिन जीरो बजट में केवल 3.5 करोड़ गाय चाहिए। कितने चाहिए? 3.5। हमारे पास कितने हैं? 8 करोड़। यानी आवश्यकता से कितने है? दुगुने। समस्या गाय की प्राप्ति नहीं है, समस्या है ही नहीं। एक ही काम करना है, जहां अतिरिक्त गाय है गौशालाओं में वहां से लेना है, और जिनके पास नहीं उनको देना है। बस एक ही काम करना। अगर ये प्रोजेक्ट चलता है, मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग का हम जरूर मुकाबला कर सकते, जरूर मुकाबला कर सकते। और कल मैंने बताया था कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त एक उद्योग क्षेत्र भी है जो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, उत्सर्जन कर रहा है विशाल मात्रा में। कल मैंने बताया था कि हम जो सुबह से उठकर रात तक जिन जिन वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे, उसकी वस्तु क्या आवश्यक है ये पूछना है, और उसको क्या करना है? उसकी उपयोग बंद करना है। अपने आप उत्सर्जन घटेगा। सुबह उठी आप दातुन करते हो, ब्रश ट्यूब से, टूथपेस्ट से, कई आवश्यकता नहीं।
मंजन का उपयोग करें, सारा अपने आप प्रदूषण बंद हो जाएगा, अपने आप उत्सर्जन बंद हो जाएगा, प्राकृतिक स्रोतों का नुकसान अपने आप बंद हो जाएगा। दाढ़ी करते हो, पानी लगाइए, अपने आप दाढ़ी हो जाएगी, कोई ब्रश की आवश्यकता नहीं और कोई क्रीम की आवश्यकता नहीं। चाय पीना छोड़ दिए, विनाश बंद हो जाएगा, चाय पीना छोड़ दीजिए। स्नान करने के लिए साबुन मत लगाइए, कोई आवश्यकता नहीं, ठंडे पानी स्नान करिए, लकड़ी नहीं जलेगी, उत्सर्जन बंद हो जाएगा, और जो हमारा पैसा विदेश जा रहा है इन साधनों के लिए वो भी रुक जाएगा। ये कॉस्मेटिक सोप पाउडर लगाना बंद कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई प्राणी लगाता नहीं, अनावश्यक है। अपने आप ये सारा प्रदूषण रुक जाएगा और प्राकृतिक स्रोतों का विनाश बंद हो जाएगा। सूती कपड़े पहने, खादी के कपड़े बने, ये पॉलिस्टर मत पहने, अपने आप ये विनाश हो रहा है, वो ठहर जाएगा, वो ठहर जाएगा। अगर मुझे तकलीफ नहीं है, 30 साल से मैं एक कभी भी कुछ भी नहीं करता, सब छोड़ दिया है, आपको की तकलीफ होने लगी? आप भी कर सकते। ये क्रांति खड़ी हो जाएगी, ये क्रांति खड़ी हो जाएगी। ख्याल रहे, लोकसभा में बिल पास करके समाज बदलता नहीं, लोकसभा में बिल पास करके समाज बदलता नहीं। बिल आज भी है, कानून आज भी है, दहेज बंदी कानून आज भी है। कौन सा माई का लाल है जो दहेज नहीं लेता? कानून तो है। प्रदूषण बंदी कानून है, कौन सा कारखाना है प्रदूषण नहीं छोड़ता नदी में? कानून बना से कभी समाज नहीं बदलता है। समाज को बदलना है तो समाज के हृदय में प्रवेश करना पड़ता है, अंदर से उसको बदलना पड़ता है, तब कोई बदलेगा। तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि रासायनिक कृषि नहीं करना है, जैविक कृषि नहीं करना है, और विदेशी गाय नहीं करना है। बस एक देशी गाय 30 एकड़ की। जिनको गाय चाहिए, बुंदेलखंड में बहुत गाय है, विशाल मात्रा में गाय है, हम आपको मदद करेंगे। हमारे जो श्याम बिहारी गुप्ता है वो आपको गाय में देंगे, मुफ्त में देंगे, पैसे नहीं लेंगे, केवल आपको वहां से लाना है, बस वहां से लाना है। गौशाला के पास लाखों गाय पड़ी है, लाखों गाय है, उनसे लाइए। गौशाला केवल मायका होता है थोड़े दिन के मुक्काम के लिए, किसान जब मांगेगा उनको देना पड़ता है, गौशाला का नियम है, उनको देना ही पड़ता है। तो गाय कोई समस्या नहीं है, केवल आपको संकल्प लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? संकल्प लेना पड़ेगा।